दोस्तों नमस्कार। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी लोग हो, वो बाजार के रुख को नहीं बदल सकते। आपके अनाउंसमेंट से थोड़ा समय के लिए बाजार जरूर उत्साहित होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हकीकत सामने आ जाती है। क्या भारत के साथ भी यही हो रहा है? चिंता की बात यह है कि जिस तरह से दुनिया अब भारत की अर्थव्यवस्था को देख रही है, उस पे मोदी जी को चिंतित होना लाजमी है। और मुझे लगता है अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अब पूरा फोकस इकोनॉमिक रिवाइवल पे होना चाहिए। नहीं तो जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, जो हम पिछले 10 साल से ये सुनते रहे हैं कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, क्या तीसरे कार्यकाल में ये सब चीजें मोदी साहब पे भारी पड़ेंगी? क्योंकि जितनी भी घोषणाएं करी हैं उनका असर दुनिया को जमीन पे नहीं दिख रहा है। आज इसी की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया बात कर रहा है और वो आंकड़ों से बात करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मंत्री कौन है। क्योंकि ना तो उनको उनसे कोई टेंडर लेना है, ना उनसे कोई प्रमोशन लेनी है, ना पोस्टिंग लेनी है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस हो रहा है भारत को लेकर, वो काफी चिंता में है। इसकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 7 ऐसे गंभीर मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर दुनिया चिंतित है, 7, और उनका फिर समाधान क्या है, वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से अभी जीडीपी के आंकड़े आए हैं, क्या वो चिंता की बात है? पूरी दुनिया को लगता है कि शायद भारत की ग्रोथ स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। वो इस बात को मानते हैं कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे यहाँ आबादी है, लेकिन आबादी आपको बेसिक जरूरतें पूरी कर देगी। आपके यहाँ दाल चावल बिकता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जिस जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा बात है। सिर्फ ये कहना कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, वो तो आपकी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन, कि अगर हर आदमी आपके यहाँ पे खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, नहाएगा, धोएगा, तब भी इकोनॉमी तो चलती रहेगी। हिंदुस्तान में कुछ रुकने वाला नहीं। लेकिन जिस एस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी हमेशा बोलते हैं एस्पिरेशनल इंडिया। एस्पिरेशनल इंडिया है जो चाहता है कि मुझे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले, और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए। क्या भारत सरकार पैसा जनरेट कर पा रही है? आज हम चर्चा इस बात को करेंगे। जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े आए हैं जुलाई सितंबर के, वो चिंताजनक इसलिए है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो 2.2% रह गई, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मात्र 2.8% ग्रोथ रह गई। और अगर आप एक्सपोर्ट्स का एनालिसिस भी करें तो ज्यादातर वो है जो कमोडिटीज है, क्योंकि हम सस्ते में दे रहे हैं इसलिए लोग खरीद रहे हैं। कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान में जो इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि हम यहाँ इनोवेशन कर रहे हैं, आर&डी कर रहे हैं, वी आर गिविंग बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम जापान का मुकाबला कर पा रहे हैं? क्या हम चाइना का मुकाबला कर पा रहे हैं? क्या हम बाकी देशों का क्वालिटी और इनोवेशन के मामले में मुकाबला कर पा रहे हैं? चिंता इस बात की है, क्योंकि सिंपली एक्सपोर्ट करना, पहले आप कम चावल बेचा, इस बार ज्यादा बेच लो, पहले आपने कुछ और गेहूं कम बेचा, इस बार ज्यादा बेच लो, तो आपको ग्रोथ दिखेगी। आपने मछली कम बेची, इस बार ज्यादा बेच ली, वो भी आपको ग्रोथ दिखेगी। आप रेट कम करते जाओ, आपको ग्रेट और क्वांटिटी और मिल जाएगी। सवाल इस बात का है कि क्या हम वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं? क्योंकि इस समय जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जब आरबीआई ने कहा था कि इस साल हम ग्रो करेंगे 7.2% की दर से, वो आंकड़ा भी घट के करीब 6% पे आ गया। मतलब जो हमारा इंटरनल असेसमेंट था, हम वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है पिछले 7 क्वार्टर्स में, हमने ये उम्मीद की थी कि पिछले साल जो थी ये ग्रोथ रेट 8% थी, 8.1% थी जीडीपी ग्रोथ। इस बार ये घट के हो गई है 5.4%। और ये तब है जब एनुअल इलेक्शन था, और इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, बहुत स्पेंडिंग होती है, फेस्टिवल सीजन भी था, सब तरीके की चीजें थी, लेकिन ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी। ये बहुत चिंता की बात है। एक और जो चिंता की बात है, वैल्यू एडिशन।
भारतीय इकोनॉमी ट्रेडर्स बन के रह गई। हम माल खरीदते हैं 10 रुपए में, 11 रुपए में, 10.5 रुपए में, 2-4-5% जोड़ के आगे बेच देते हैं। हम यहां वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। ये बात हमें समझनी होगी। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन जो है वो घट के, जो पहले करीब 11-12 में 18% होता था हिंदुस्तान में वैल्यू एडिशन, वो घट के रह गया है 14%। इसका मतलब हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं हो रहा है, R&D नहीं हो रहा है, नए प्रोडक्ट पे काम नहीं हो रहा है। जो हम बेच रहे हैं वो एक्चुअली कमोडिटीज है। कस्टमर ज्यादा पैसे देने को इसलिए तैयार नहीं है कि किस बात की, कौन सी खास बात है आपके प्रोडक्ट में जो आपको प्रीमियम दिया जाए। ये सवाल भारत को सोचना होगा, हमारी कंपनियों को सोचना होगा और पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि हमारे यहाँ इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ऐसे कानून हैं जो इनोवेशंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 2017 में और 2023 में ये आंकड़ा सामने आ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार होने चाहिए थे, 17 में हमारे यहाँ पे करीब 5 करोड़ से ज्यादा वर्कर हुआ करते थे, जो घट के 3.5 करोड़ रह गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है, या दूसरा मैं ये कहूं कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट घट रही है। और तीसरा एंगल ये भी हो सकता है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग ना करके चाइना से इंपोर्ट करके सिर्फ अपना लेबल लगा रहे हैं और इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया के लिए उचित होगा? जो हम अक्सर ये बोलते रहे कि चाइना से हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है, यहां तो कुछ उल्टा ही लग रहा है। और ये चिंता की बात हमारे सामने है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्या वास्तव में वो सही है? और ये बात आज से नहीं, मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं कि अगर हमें मेक इन इंडिया को ध्यान रखना है तो आप चाइना का मेक इन चाइना देखिए, उनकी पॉलिसी देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो कितना प्रिसाइज और कितना टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी। हमारे यहाँ जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम ऐसा चाहते हैं, उसमें कहीं कोई माइलस्टोन नहीं है, कहीं कोई टारगेट्स नहीं, डिपार्टमेंट वाइज कोई टारगेट नहीं, और उनकी कोई मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन तो भूल ही जाओ। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए जब आप अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो वहां के लोग आपको बोलते हैं कि हमें भारत से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो अपने ही प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, वो हमारा क्या कंपटीशन करेंगे। इसीलिए चाइना ने जब मेक इन इंडिया हमने घोषणा की थी, उन्होंने इसलिए इग्नोर कर दिया कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी पॉलिटिक्स इतनी खराब है कि आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बात सबको पता हो रही है। चाइना की जहां तक हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट्स की, आज हालत यह है कि लोग मेक इन इंडिया बंद करके चाइना से इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, लगातार इंपोर्ट चाइना से बढ़ रहा है, पिछले 10 साल में डबल से ज्यादा हो। तो हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन आयात क्यों बढ़ रहा है, ये बात हमें समझनी होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ पे बैकबोन है एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, उसकी हालत भी इसलिए खराब है क्योंकि वहां पे एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैंक से लोन जो मिलता है वो महंगा है, करप्शन आज भी बहुत ज्यादा है। मोदी जी कुछ भी बोले कि हमने करप्शन घटा दी, आप जाके किसी से भी पूछिए ग्राउंड पे, आपके इंस्पेक्टर्स जीने ही नहीं देते हैं साहब। लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, बंद कर दी, अब वही लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अपनी पैकिंग लगाते हैं और इंडियन मार्केट में बेच देते हैं। वो कहते हैं जब भारत सरकार चाहती ही नहीं हम यहाँ मेक इन इंडिया करें, प्रधानमंत्री जी के चाहने से क्या होता है? क्या उन्होंने इंस्पेक्टर राज को सुधारा, उनकी मानसिकता बदली? जब प्रधानमंत्री जी अपने सरकार के डिपार्टमेंट्स को ही नहीं सुधार पा रहे तो हम क्यों फंसे इस चक्कर में? इसीलिए उन्होंने मेक इन इंडिया का एजेंडा शुरुआत में उठाया, बंद कर दिया, वापस इंपोर्ट शुरू कर दिया, और जो हमें दिख रहा है जिस तरह से चाइना में इंपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, इकोनॉमी ग्रो करती है जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, उसकी परचेजिंग पावर। जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन है, देखिए आप 1,000 रुपए महीना, 1,500 रुपए महीना, 6,000 रुपए साल में आप किसानों को, गरीब लोगों को दे सकते हो, उससे उनका इमीडिएट प्रेशर घट जाता है। तो आप उसको कह सकते हो कि आपकी इन्फ्लेशन को हमने एड्रेस कर दिया, लेकिन इससे वेजेस नहीं बढ़ते, इससे आपकी जो ओवरऑल परचेजिंग पावर है वो नहीं बढ़ती, क्योंकि आप कंपनसेशन दे रहे हो, आप उनको रेवेन्यू नहीं दे रहे।
और जब आप उनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे तो जो दाल सब्जी में 500 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, आपने उनको 500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, हिसाब खत्म। क्या इससे परचेसिंग पावर बढ़ी? नहीं बढ़ी। अब सवाल इस बात का है कि जब कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? और जिस तरह से इन्फ्लेशन है, एक्चुअली जो एक्चुअल इनकम है मिडिल क्लास की, वो घट रही है। हिंदुस्तान में करीब 140 में से 120 करोड़ लोग वो हैं जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। महंगाई की मार उन पर बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए सरकारों की मजबूरी हो गई है फ्री बीज देना। हिंदुस्तान में जब आप फ्री बीज दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 120 करोड़ लोग अपने पैरों पे शायद नहीं खड़े हो पा रहे हैं, या जो हमने उम्मीद की थी वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए फ्री बीज देना मजबूरी हो गई है पॉलिटिशियंस की, चाहे वो राशन हो, कैश ट्रांसफर हो या कुछ और हो। ये मजबूरी है, ये खुशी नहीं है, इसको हमें समझना होगा। इसीलिए जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ कैसे आएगी? और यही कारण है कि इवन बेसिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, चाहे वो बेसिक कार, चाहे मारुति हो या हिंदुस्तान लीवर हो या बाकी जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने फोरकास्ट को घटा दिया है कि साहब हमें नहीं लगता कि इकोनॉमी में दम बचा है, अभी हमें इंतजार करना होगा, हम अभी ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम जो चल रहा है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ब्याज दरें बढ़ती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो जो छोटी कंपनियां हैं, जो हाउस होल्ड है, उनके लिए ब्याज बढ़ जाता है। अब समस्या इस बात की है कि ये विशियस सर्कल से निकला गया है, और उसका एकमात्र रास्ता यही है कि हमें अपने आप को एफिशिएंट बनाना होगा, हमें अपने यहाँ पे करप्शन को दूर करना होगा। और जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का फोरकास्ट अच्छा नहीं है तो नया इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इसीलिए अगर आप देखें पिछले कई सालों में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं हो रहा है। हम लोग सड़कें, एयरपोर्ट, जो सरकारी खर्चा वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितने बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, कितने हजार या लाख नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं स्टेट वाइज, इसका एक आंकड़ा मोदी सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए कि किस राज्य ने कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब कि मंगाया अपने यहाँ पे या उनके यहाँ आया, और कितने रोजगार क्रिएट हुए, और जिन्होंने कमिटमेंट की थी इन्वेस्टमेंट्स की वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचे। जब तक ये आंकड़ा हर महीने जनता के सामने नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगा। और यही चैलेंज आरबीआई का है कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, हम इंटरेस्ट रेट कैसे कम करें। और जब आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पा रहे, आपके यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बराबर नहीं है, आपके यहाँ इनोवेशन और आर&डी नहीं है, दूसरी तरफ चैलेंज आपको एक्सपोर्ट्स में भी आता है, क्योंकि आपको वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करना है, लोकल दुकानदारी वहां है नहीं। जब चाइना में स्लो डाउन है, अमेरिका और यूरोप में स्लो डाउन है, तो आपका ज्यादा माल कौन खरीदेगा? तो इसीलिए आपने बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ये देखे होंगे कि साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय हालात ठीक नहीं है, इसलिए इकोनॉमी में और एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत उसका असर है, ये तो सबको पता है। लेकिन इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए हमने क्या प्लान बनाए, ये भी तो नजर नहीं आ रहे, इसलिए चिंता की बात है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो समस्या है, अब इनके समाधान क्या है? इनके जो समाधान है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप लोगों से बात करो तो जो समझ में आता है, उसमें सबसे पहली बात कि मोदी साहब को अपना जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है उसको आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। अब ये उनका तीसरा टर्म है। अब कांग्रेस की लेगेसी को लेके आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कर दिया। आपको जनता ने 10 साल दे दिए, अब आपसे रिजल्ट की उम्मीद है, इससे ज्यादा आपको और टाइम जनता नहीं दे पाएगी। दूसरा आपका फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने के लिए भारत सरकार का क्या प्लान है, हर मंत्रालय का क्या प्लान है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। स्किल इंडिया के नाम पे जो मजाक होता है वो मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए उसका सर्टिफिकेट मैं किसी और से नहीं चाहूंगा। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने, एक भारत सरकार के सेक्रेटरी ने एक कॉन्फ्रेंस रूम में 300 लोगों को बिठाया, एक कंसल्टेंट को कहा आप इनको लेक्चर दो, उन्होंने लेक्चर दे दिया, 2 घंटे बाद कहा इन सबको स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट बांट दो, हमारी खाना पूरी हो गई। हिंदुस्तान में अगर ऐसा ही स्किल डेवलपमेंट होगा तो भगवान ही बचाएगा। इसके अलावा
जो आपके फोकस एरिया हैं, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी जो स्किल्ड मैन पावर वाले लोग हैं, उन सेक्टर्स पे अगर भारत सरकार ध्यान दे तो शायद उम्मीद है जिस तरह से बांग्लादेश में क्राइसिस है, बाकी जगह है, उसका फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? क्या हमारी इंडस्ट्रीज तैयार हैं? और जो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स और इनएफिशिएंसीज हैं बिकॉज ऑफ इंस्पेक्टर राज, क्या हम उनमें सुधार कर सकते हैं? हाईवेज बन गए, बहुत अच्छा है, टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन हाईवे से अगर मान लीजिए कि 2 रुपये या 1 रुपये किलोमीटर का खर्चा कम आता है, तो वही अगर पुलिस वाले रास्ते में रोक के और इंस्पेक्टर रास्ते में रोक के 5-5 हज़ार रुपए पर ट्रक से वसूल कर लेते हैं, तो उस एफिशिएंसी का फायदा क्या? आपने 2 हज़ार रुपए का पेट्रोल बचाया और 5 हज़ार रुपए की रिश्वत दे दी, इसमें कौन सी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट? और अब तो रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि बार बार रिश्वत लेने वाले ये धमकाते हैं कि साहब सरकार, मोदी सरकार बहुत सख्त हो गई, इसलिए रिश्वत के रेट बढ़ गए, हमें रिस्क लेना पड़ता है। आज रिश्वत भी एक बिजनेस बन गया है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, इसको हमें समझना होगा। तो मोदी साहब हर सेक्टर के लोगों से बुला के ये क्यों नहीं पूछते कि किस किस कदम पे उनको रिश्वत देनी पड़ती है और उन कानून को बदल दिया जाए? इस तरह का विचार विमर्श क्यों नहीं होता खुल के कि वे टेक्सटाइल सेक्टर में आप कहां कहां रिश्वत देते हैं, बताइए। और वो आप अधिकारियों को मत बोलिए, वो विच हंटिंग होगा। आप एमपीज को बोलिए कि अपने अपने क्षेत्र से लिस्ट लेके आए, क्योंकि इंस्पेक्टर फिर पीछे लग जाएंगे अगर किसी ने शिकायत करी तो इसीलिए बड़ा आसान है फीडबैक लेना, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एफिशिएंसी की। जब हम अपने यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं कर पा रहे, सिस्टम इंप्रूव नहीं कर पा रहे, क्रेडिट नहीं दे पा रहे, तो सिंपल तरीका है कि भाई फैक्ट्री मत चलाओ, इंपोर्ट कर लो। यही कारण है आज 70% तेलों का आयात हम कर रहे हैं, खाने के तेलों का, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन आज तक हम किसानों को कोई ऐसा बीज नहीं दे पाए जिसको हम कह सकें इससे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी मिले। रिसर्च में हम हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, लेकिन वो कहां जा रहा है? कितने बीज ऐसे हमने पैदा किए पिछले 10 साल में जिनको किसानों ने अडॉप्ट किया और भारत दुनिया में गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी के नाम पर नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 लेवल पे आ गया? कितनी ऐसी क्रॉप्स हैं? कौन इसको मॉनिटर करेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए एक बात तो बहुत क्लियर है, दुनिया को ये उम्मीद तो है कि भारत करीब 140 करोड़ लोगों का देश है, 160-70 तक पहुंच जाएंगे हम लोग अगले 20-30 साल में। सबकी निगाहें भारत पे हैं, वो चाहते हैं भारत के बाजार में आना। क्या हम चाहते हैं वो आए? लोग पैसा लगाना चाहते हैं। क्या हमको ऐसा पॉलिसी एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिससे वो लोग एनकरेज हों और आए? हमारी अपनी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करें, ना कि ट्रेडिंग करें चाइना से इंपोर्ट करके? ये फंडामेंटल सवाल है दोस्तों, इन पे कौन जवाब देगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 साल हो गए, मोदी साहब ने कहा था बड़े फैसले अब आएंगे, वो कहां है? क्योंकि रोज वक्त निकल रहा है, इतिहास माफ नहीं करेगा। मोदी साहब के 15 साल को इतिहास कैसे एनालाइज करेगा, ये तब पता लगेगा जब मोदी साहब सत्ता में नहीं होंगे। क्योंकि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम हमेशा आसपास सिर्फ तारीफ ही सुनते हैं जो हो रहा है। जब तक मोदी साहब खुद क्रिटिकल असेसमेंट नहीं करेंगे और इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लेंगे, मेरे को चिंता इस बात की है कि कहीं इतिहास उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूअल ना हो जाए। ये चिंता की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी साहब की साख को खतरा है, क्योंकि चुनौती अर्थव्यवस्था है। राजनीति में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा फंडामेंटल चीज पे, वो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये 5 साल मोदी साहब कुछ भारत में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला पाएंगे? अगर हां, तो किन क्षेत्रों में आपको लगता है मोदी साहब को फोकस करना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मुद्दा गंभीर है, इसको सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, अपने विचार रखिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।